यस स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्म की। हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, पहले इसकी बात करते हैं। जैसे आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कूलॉम लॉ जो है वो करता क्या है। वो दो चार्ज के बीच में, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड करता है। अगर वैक्यूम में रखे हो या मीडियम में रखे हो तो फोर्स में क्या फ़र्क आता है वो हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हम वेक्टर फॉर्म की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कि कूलॉम लॉ फोर्स फाइंड करता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसकी डायरेक्शन तो पता करनी पड़ेगी कि फोर्स जो लग रहा है वो पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वेक्टर के अंदर चार्ज लेट करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपके 2 पॉइंट चार्ज हो गए। ये Q1 है, ये Q2 है। इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों चार्ज रखे हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, रिपल्शन फोर्स भी लगेगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस नेचर के हैं। अगर दोनों चार्ज सेम हुए तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर दोनों अपोजिट हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक प्लस का है एक माइनस का तो एक प्लस का है एक माइनस का तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों प्लस के हुए या दोनों माइनस के हुए तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो पहले बात करते हैं, इसका मतलब ये कि फोर्स दोनों पे लग रहा है। ये इस पर फोर्स लगा रहा है वो है F21, ये इस पर फोर्स लगा रहा है वो है F12। मतलब अगर आप F21 बोल रहे हो इसका मतलब आप फोर्स ऑन Q2 फाइंड कर रहे हो ड्यू टू Q1। अगर आप F12 बोल रहे हो इसका मतलब फोर्स ऑन Q1 फाइंड कर रहे हो ड्यू टू Q2। अब अगर बात करें इधर की मोशन है, ये इसका मतलब क्या बताऊंगा। अगर इधर की मोशन है इसमें आप 2 की तरफ जा रहे हो और इधर की मोशन है तो आप 1 की तरफ जा रहे हो। ये क्या मतलब है, इसकी बात भी हम थोड़ी देर बाद इसी टॉपिक में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि आप F21 निकाल रहे हो और बाद में आप F12 निकाल रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप फोर्स ऑन टू Q2 ड्यू टू Q1। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स की एक वेक्टर क्वांटिटी है कि Q1 Q2 कौन में। अब ये R21 आएगा कि R12 आएगा वो मैं बताऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 21 है यानी आप फोर्स 2 पे निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपको पोजीशन वेक्टर R21 लेना पड़ेगा, ऐसी कोई नेसेसरी केस नहीं है। इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी एक अकेली थी, इसके लिए इसके ऊपर एरो लगा दिया। इस पूरे में वेक्टर क्वांटिटी एक ही है। एक बार वेक्टर लेके मोड ले लिया, उस पूरे की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने यूनिट कैप भी ले लिया। ऐसे अगर मैं F12 निकालूंगा, ऐसी बात करते हैं F12 की, तो K Q1 Q2 अपॉन में R12 का मोड का स्क्वायर और R12 कैप। इस पूरे में वेक्टर क्वांटिटी ये थी, इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने एक बार यूनिट कैप ले लिया। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कब यहाँ पर R21 आएगा, कब यहाँ पे 12 आएगा। फोर्स तो आप दोनों पे किसी पे भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि एक टाइम पे दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें पता करना है कि हमें R21 लेना है कि R12 लेना है। ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है और ये दूर जा रहा है, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स निकालो 2 के ऊपर और ये इधर मोशन कर रहा है, तो मोशन भी किधर हो रही है, 2 की तरफ। कल को मैं निकाल फोर्स इसी पे रहा हूं और ये पास आ रहा है तो इसका मतलब R12 आएगा। यानी R21 और R12 आने का मतलब ये है हमें देखना पड़ेगा कि चार्ज किस तरफ मोशन कर रहा है। चार्ज जिस तरफ मोशन करेगा वो वाला आपको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। फोर्स तो आप दोनों पर निकाल सकते हो एट ए टाइम ही। तो मैं काम कर रहा हूँ यूनिट कैप को हटाने के लिए। आपको पता है यूनिट कैप क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर जब हटाते हैं तो ऊपर वेक्टर आता है, नीचे मॉडुलस आता है। तो मैं R21 कैप को हटा रहा हूँ, ये बनेगा आपका K Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर की मॉडुलस के स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा वेक्टर, नीचे आ जाएगी मॉडुलस। 2 और 1 कितना बन गया 3। K Q1 Q2 R21 वेक्टर और नीचे आ जाएगा R21 वेक्टर की क्यूब। सिमिलर ये बन जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल K Q1 Q2 R12 वेक्टर और नीचे यहाँ भी क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। अब हम R21 या R12 कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास तो R1 R2 दिए होंगे क्वेश्चन में। तो आपने 11th क्लास के अंदर वेक्टर्स के अंदर ट्रायंगल रूल पढ़ा हुआ है। तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है, मान लो कि आप एक बार R21 निकाल रहे हो, जिसको ये दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो R1 और R21 मिलके R2 बनेगा। यहाँ से R21 आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कल को आप इधर जा रहे हो, इसका मतलब आप R12 निकाल रहे हो, ये दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गए, तब आपका R12 और R2 मिलके R1 बनेगा। वहां से R2 12 आ जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर। मतलब जैसे मान लो आपको R1 दे दिया 2,3
और आपको R2 दे दिया 1,4, तो आपका R1 बन गया 2i कैप प्लस 3j कैप, और R2 आपको 1,4 दे रखा है तो वो बन गया i कैप प्लस 4j कैप। दोनों वेक्टर अब आ गए। अब आपको R12 निकालना है तो R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर घटा दो। अगर आपको R21 निकालना है तो आप R2 में से R1 घटा दो। ये वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ क्या बनेगा, के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर की क्यूब। सिमिलर यहाँ बनेगा के Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे आएगा R1 माइनस R2 की क्यूब। यहीं से एक टॉपिक और बनता है कि हमारा कूलॉम लॉ जो है न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। कैसे, आप ध्यान से R21 और R12 को देखो। ये आपका F21 आया है और ये आपका F12 है, वो ऊपर F21 है। ये तो मोड में है, चाहे 2-1 करो चाहे 1-2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे R2 माइनस R1 हो रहा है, यहाँ पे R1 माइनस R2 हो रहा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ उसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि F21 वेक्टर जो है वो इक्वल है किसके, F12 के। क्योंकि नीचे तो मोड में है, चाहे वो आप आगे करो R2 माइनस R1 करो, चाहे R1 माइनस R2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर R2 माइनस R1 है, नीचे R1 माइनस R2 है। यानी अगर मैं एक में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सेम सिमिलर हो जाएगा। यानी कुल मिला के F21 इज इक्वल माइनस F12 बनेगा। यानी यहाँ से प्रूव हो रहा है कि आपका ये जो कूलॉम लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं कूलॉम लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पहली बात तो आपको पता लग गया होगा कि कूलॉम लॉ जो है वो दो चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड करता है। वो अट्रैक्शन नेचर का भी है और रिपल्शन नेचर का भी है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज किस टाइप के है। दूसरी बात, कूलॉम लॉ की जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर से ऊपर तक है। यहाँ से लेके कुछ किलोमीटर तक कूलॉम लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि इससे नीचे जो है आपको पता है ये साइज किसका हो गया, ये साइज न्यूक्लियर एटम के अंदर चला गया। तो इसके बाद 10⁻⁻15 से जो नीचे वाले जो हैं उन डिस्टेंस में कौन सा फोर्स अप्लाई हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो जाता है। वो आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। तो यानी कूलॉम लॉ की जो रेंज है 10⁻⁻15 से लेके कुछ किलोमीटर तक होती है। तो इसके नीचे जो है कूलॉम लॉ फॉलो नहीं हो पाता। उसके बाद मान लो कि दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अगर मैं तीसरा चार्ज लेके आ जाऊं तो इसके चार्ज के आने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम या ज्यादा नहीं होगा। ये दोनों उतना ही फोर्स लगाएंगे। हाँ, नेट फोर्स में कुछ कमी आ सकती है। थर्ड चार्ज के आने से अब टोटल फोर्स जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन एक चार्ज दूसरे पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तीसरे के आने से वो आपस में फोर्स 5 न्यूटन का ही लगाएंगे। तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से उन दोनों चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसके अलावा आपको पता लग गया है कि कूलॉम लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स को फॉलो करता है। कूलॉम लॉ जो है वो सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स की कंडीशन क्या होती है, एक तो डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो, दूसरा ये होता है कि जो इन्वर्स रूल को फॉलो करता हो। कूलॉम लॉ के अंदर जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कूलॉम लॉ सेंट्रल फोर्स है।